अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत के दो अलग अलग मौक़िफ़ हैं। हुकूमत का ये कहना है कि इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो इस्तेहकाम पज़ीर है, महंगाई जो है वो कम हुई है, मईशत का पहिया जो है वो चल पड़ा है। जहाँ तक बेरोज़गारी का सवाल है तो अब रोज़गार के दरवाज़े जो हैं वो भी खुल रहे हैं और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जिस मुश्किल में था उसमें से निकल रहा है। अपोजिशन ये कहती है कि जो सूरत हाल है वो जमूद की है, मईशत जो है वो बैठ गई है। ज़ाहिर है कि जो मिडिल क्लास थी वो एरोड हो रही है, तहलील हो रही है। महंगाई जो है उसने अवाम का जीना जो है वो दुभर कर दिया है और हुकूमती दावे अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अगर मार्केटों में जाएं तो आपको सूरत हाल का इदराक हो जाएगा कि मामलात जो हैं वो क्या हैं। वज़ीर आज़म ने दो बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने एक तो ये बात कही कि हमें IMF के पास फ़ौरन चला जाना चाहिए था, हम ताख़ीर से गए। दूसरा उन्होंने ये बात कही कि IMF चाहती है कि हम बिजली के निर्ख बढ़ाएं, मगर हम आड़े आए हुए हैं। इस वक्त IMF के साथ दूसरी किस्त के हवाले से मामला जो है वो तातुल का शिकार है और ज़ाहिर है इस हवाले से IMF की अपनी शराइत हैं और पाकिस्तान जो है वो उन शराइत को फिल वक्त पूरा करने से कासर है, लेकिन छूट दिसंबर तक मिली थी कोरोना वबा के बायस। क्या इस छूट में जो है वो मज़ीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि अगला साल जो है वो अदायगियों के हवाले से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कड़ा साल है और देखना ये है कि पाकिस्तान जो इक़दामात उठा रहा है और जिस तरीके से उठा रहा है उसके नताइज जो हैं वो मुस्बित हो सकते हैं, या ये कि हम एक मरतबा फिर ऐसे महंगे सौदे जो हैं वो कर रहे हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत जो है वो दोबारा वज़न बार होगी। ये सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमान से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये फरमाइएगा कि हुकूमत जो ये कह रही है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस्तेहकाम पज़ीर है और जो इशारे हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि हमने मईशत को जो है वो चलने की कैफियत पर डाल दिया है, इस्तेहकाम पज़ीर होने की कैफियत में डाल दिया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इसमें ये ब्लैक एंड वाइट तो नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है। मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि जहां तक ये कहा जाता है कि मईशत में एक इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है उनका। प्राइवेट सेक्टर को ये भी पता है कि पॉलिसीज़ में एक प्रेडिक्टेबिलिटी सी आ गई है, जिसकी वजह से मईशत में एक आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये भी पता है कि कोविड से पहले जहां हम थे और कोविड के आने के बाद हम बहुत नीचे चले गए थे। हमारा एक्सपोर्ट्स गिर के $1 बिलियन से नीचे की तरफ चला गया था, जबकि हमारा मंथली एक्सपोर्ट्स ये 1.8 से लेकर $2.2 बिलियन पर मंथ के हिसाब से मूव करता रहता है। तो उससे हम 1 बिलियन पे आ गए थे, यानी काफी नीचे चले पेंडेमिक की वजह से। अब पेंडेमिक की वजह से आप देखें कि जब ये कम हुआ है थोड़ा, तो पाकिस्तान में भी मार्केट खुल गई, हमारे कारखानों में एक्टिविटी शुरू हो गई। जहां हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, जिनमें हमारे मार्केट हैं, वो मार्केट भी खुल गई, वहां भी एक्टिविटी शुरू हो गया। तो जहां हम नीचे चले गए थे $1 बिलियन पे, वहां से हम ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। वो रिकवरी है कि जो डिप हो गया था, अब हम ऊपर की तरफ ग्रेजुअली आ रहे हैं, लेकिन हम अभी प्री कोविड के लेवल पे अभी टच कर रहे हैं हम। तो ये एक बेहतरी तो नजर आ रही है कि जो कोविड की वजह से हम नीचे चले गए थे, वहां से हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इसमें स्टेट बैंक ने भी रोल प्ले किया, इंटरेस्ट रेट को कम किया, प्राइवेट सेक्टर को पैसे काफी इंजेक्ट किए उन्होंने कि आप आए, अपना कारोबार दोबारा शुरू करें। गवर्नमेंट ने बड़े रिलीफ प्रोवाइड की
थ्रू एहसास प्रोग्राम के तहत में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत हमने प्रमोट किया। ये सारे इकदाम गवर्नमेंट ने किए हैं, जिसकी वजह से हम जो पेंडेमिक की वजह से नीचे चले गए थे वहां से हम ऊपर आ रहे हैं, यानी कि हम प्री कोविड के लेवल पे आ रहे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ना है, वो मेरे नजदीक रिकवरी होगी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि हम कोविड के बाद बहुत नीचे चले गए थे, अब हम उठ रहे हैं और हम उस सतह पे आ रहे हैं जो हमारी प्री कोविड से पहले थी। अब ये जो मामला है इसको आप ये कह सकते हैं, इसको आप ये कह सकते हैं कि जो हमें इस वबा की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा, हम उस मसाइल में से निकल रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मईशत की बहाली की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन अभी इस वबा का हमें सामना है। अब फिर हम एक दफ़ा उस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसके असरात जो हैं, ये जो 3-1 महीने का सूरत हाल दिखाई दे रही है, इसके असरात क्या होंगे और क्या ये एफोर्डेबिलिटी हो सकती है कि कारखाने वगैरह चलते रहें? मेरे नज़दीक बेहतरी या रिवाइवल या एक्सपोर्ट्स में तरक्की हो रही है वो उस वक्त होगा कि जब हमारा एक्सपोर्ट्स 2.2 बिलियन डॉलर को क्रॉस करे मंथली। 2.5 होगा, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। 2.7 हो जाएगा, फिर हम आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। तो ये है रिकवरी। इससे 2.2 2.3 से मंथली नंबर बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो हम पिछले साल से ज्यादा तेजी से एक्सपोर्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक और चीज नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कि हम प्री कोविड की तरफ आ रहे हैं, बस। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एक और चीज़ इसके साथ डिस्कस कर लें, और वो बुनियादी तौर पे जो महंगाई की सूरत हाल है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और हुकूमत ये बात कह रही है कि महंगाई जो है वो कम हुई है। वो ये भी कह रहे हैं कि अब वो उस तरह की सूरत हाल नहीं रह गई है। चीनी की कीमत में भी कमी हुई है, आटे की कीमत में भी कमी हुई है, और फिर इन दो चीज़ों को लेके वो बहसीत मजमूई कह देते हैं कि जी महंगाई तो कम हो गई है, अब ये भी मसला नहीं है। देखिए, आपके अपने अगर प्रोग्राम को देख लें, मैंने बहुत मरतबा इसमें से बैठ के एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान में महंगाई हुई नहीं है, यह कराई गई है। लेट मी रिपीट, पाकिस्तान में महंगाई हुई नहीं है, कराई गई है महंगाई। और जब मैं आपसे कहता हूं कि अपने तजुर्बे से कि जब किसी हुकूमत को परेशान करना हो, उसको गिराना हो, तो आप आटे और चीनी की कीमत बढ़ाते हैं। अगर आपको याद हो कि चंद आना बढ़ा था चीनी की कीमत अयूब खान के ज़माने में, तो अपोजिशन ने उसके खिलाफ एक मूवमेंट चला दी, उस चीनी की कीमत में उसको ले डूबे उनको। तो ये हमारे मुल्क में एक ट्रेडिशन बन गया है कि जब किसी हुकूमत को गिराना हो, उसको परेशान करना हो, उसको अनपॉपुलर करना हो, आटे और चीनी की कीमत बढ़ा दो। उसकी वजह यह है कि ये वो ऐसे चीज़ है, खासकर आटा, जो एक सर्व करता है एज ए बेंचमार्क फॉर फूड प्राइसेस। आटे की कीमत बढ़ेगी, दूध वाला दूध की कीमत बढ़ाएगा। आप पूछे यार आपको क्या हो गया, आपने क्यों बढ़ा दिया? वो कहेगा जी आटा महंगा हो गया। तो आटा सर्व एज ए बेंचमार्क। आटे की कीमत बढ़ेगी, सारे फूड की प्राइसेस बढ़ेगी। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन था और अभी भी है जितना भी, वह है सिर्फ और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की वजह से, जो आज भी डबल डिजिट पे है। अगर रूरल एरियाज में देखें तो 15-16% फूड इन्फ्लेशन है वहां पर। बल्क ऑफ पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी, वो रूरल एरियाज में रहते हैं। गुर्बत कहां पर है? रूरल एरियाज में है। और वहीं पर अगर 15-16% खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ती रहें तो वो रूरल पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आया हुआ है।
अर्बन एरियाज में भी जो गरीब है। नहीं, इसमें डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि रूरल पॉपुलेशन दबाव में आया हुआ है। बुनियादी बात ये है कि शहर की जो आबादी है वो भी कोई सुखी नहीं है, वो भी इस कर्ब को महसूस कर रहे हैं, इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। महंगाई ने उनकी जो सूरत हाल है वो काफ़ी दिलगुफ्ता कर दी है। मतलब हालात ये हैं कि आप फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं, डॉक्टर साहब जिस चीज़ को हाथ लगाएं वो आपकी कुव्वत खरीद से बाहर है। देखिए, मैं यही बताना चाह रहा था कि रूरल एरियाज में चूंकि गरीब ज़्यादा रहते हैं, आबादी भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि अर्बन एरियाज में लोग खाते नहीं है, कोई फूड खाता नहीं है, इसलिए वो महसूस नहीं कर रहे हैं। वो भी महसूस कर रहे हैं। अर्बन एरियाज में भी फूड इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से ये हुकूमत अंडर प्रेशर में आई है। ओवरऑल इन्फ्लेशन देखें वो कम हो गया है। ये गालिबन नवंबर के महीने में 8.3% पे था, जिसमें से नॉन फूड इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 4.5% है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल इन्फ्लेशन। लेकिन जब फूड इन्फ्लेशन को आप कंबाइन करते हैं तो ये 8-8.5% पे चला जाता है। लेकिन जो मैटर करता है गरीबों के लिए, जो मैटर करता है आम आदमी के लिए, वो फूड है। और उसकी कीमत, वो प्राइसेस उसके काफ़ी बड़ी हैं, जिसकी वजह से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है, लेकिन खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, जिसकी वजह से हाहाकार मचा और हुकूमत परेशान हुई है। तो नहीं, इसमें डॉक्टर साहब इसमें ये फरमाइएगा कि जो हमारी मिडिल क्लास जो कि बढ़ रही थी, अब वो भी सुकड़ रही है इस सारी सूरत हाल की वजह से। तो वो जो मिडिल क्लास का सुकड़ाव है वो तो किसी भी मईशत के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है। ये है कि जब आप मुल्क की जीडीपी का ग्रोथ जो है वो 1.25% से भी कम हो जाए, 1% से भी कम हो जाए, अगर मैं 2 साल का एवरेज ले लूं, पिछले माली साल का और ये माली साल का, तो 0.75% है। तो जब मुल्क में मईशत का पहिया बंद हो चुका है, लोग तो हर साल मार्केट पे आ रहे हैं जॉब की तलाश में, खासकर नौजवान तबका, लेकिन मुल्क का मईशत का पहिया बंद हो गया है। तो जाहिर सी बात है उनको जॉब नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी फैल रही है, गुर्बत में इजाफा हुआ है। सिर्फ गरीब नहीं, अब मिडिल क्लास भी अंडर प्रेशर आ गया है, क्योंकि मिडिल क्लास की इनकम नहीं बढ़ी है, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है, लेकिन अखराजात बढ़ गए हैं, इसलिए वो प्रेशर में है। देखिए, अगर महंगाई बढ़ रही है लेकिन साथ साथ अगर उनके इनकम में भी इजाफा हो रहा हो तो उसे कोई उसको फिक्र नहीं होगी, तो उसको प्रॉब्लम महसूस नहीं होगा। महसूस उस वक्त होता है कि जब मेरी इनकम ना बढ़े लेकिन मेरे अखराजात बढ़ जाए तो मैं अंडर प्रेशर आ जाऊंगा। मैं अपने पास सेविंग से को खाना शुरू कर दूंगा, जो मैंने जमा कराए हुए थे वो इस्तेमाल करता रहूंगा, या मैं घर वालों से मांगूंगा, या अपने ज़मीनों के इनकम पे गुजारा करने की कोशिश करूंगा, एंड सो ऑन। तो ये तो हालात है कि मिडिल क्लास भी अंडर प्रेशर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, वो इसलिए कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बिल्कुल स्लो हो गई हो रही है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक और फैक्टर है जी, डॉक्टर साहब एक और फैक्टर है जो बुनियादी तौर पे इस सारी सूरत हाल में मुझे एक तजाद भी दिखाई देता है। हुकूमत ये कह रही है कि लार्ज स्केल, दावा है उनका कि लार्ज स्केल सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है और बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि गाड़ियों की इतनी सेल हो रही है और इतनी बुकिंग्स हो गई हैं कि उनको टारगेट्स मीट करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो ये तो दो तरफा तजाद है, एक तरफ ये कि एक्टिविटी है, दूसरी तरफ ये कि पैसा है जो इन गाड़ियों की तरफ जा रहा है। देखिए, बात यह है कि थोड़ा सा ख्याल करें कि हुकूमत 2.5 साल से अंडर प्रेशर है कुछ अच्छी खबर देने के लिए। तो अगर थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन हो जाए तो हमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जिक्र किया है, वो तकरीबन 4.8% इन ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ है पिछले 3 महीनों में, एज कंपेयर टू -5.5% ऑफ लास्ट ईयर। तो इसको हम इकोनॉमिक्स के ज़बान में बेस इफेक्ट भी कहते हैं कि आप बहुत नीचे चले गए थे, उस नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो वो आपको पॉजिटिव नजर आएगा।
तो ये जो रिकवरी आप देख रहे हैं, ये चूंकि एक बेस इफेक्ट है, हम पीछे चले गए थे, वहां से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो ये 4.8% ग्रोथ आपको नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल का जिक्र किया आपने, इस 3 महीने में जितना ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन हुई है एज कंपेयर टू पिछले साल के 3 महीनों में, अभी भी इसमें मैसिव नेगेटिव ग्रोथ है। ये मैं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो है नंबर है वो ये बता रहा है, स्टेट बैंक के वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर कोई भी देख ले उसमें। हाँ, क्या ये हो रहा है कि अगर सितंबर में जहां हम थे तो अक्टूबर में ज्यादा मोटरसाइकिल कारें बिकी हैं, नवंबर में हो सकता है कि उससे ज्यादा बिकी होगी, लेकिन अभी हम प्री कोविड के लेवल पे नहीं आए हैं, अभी भी हम उससे सिग्निफिकेंट नेगेटिव उसमें ग्रोथ है, यानी हम नीचे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, पेंडेमिक की वजह से मार्केट में बड़ी अफरा तफरी थी, दुकानें भी बंद थी, कारोबार बंद था, अब खुला है, लोग खरीद रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, जिन्होंने पोस्टपोन किया हुआ था अब वो खरीद रहे हैं। तो पिछले डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर इशफाक से हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ब्रेक पर जाने से पहले, चूँकि हम महंगाई की बात कर रहे थे और वो जो हुकूमती दावा था लार्ज स्केल सेक्टर का, उसकी भी हमने बात की, ज़रा ये फरमाइएगा कि ये जो आटा चीनी का बहरान है पैदा हुआ, उस पर भी हुकूमत अब ये कह रही है कि 10 से 12 रुपये चीनी की कीमत कम हुई है, 4-5 रुपये फ़ी किलो आटा कम हुआ है। गो के मुझे नहीं पता ये क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी भी जो आटा ख़रीद रहे हैं वो 1500 रुपये का 20 किलो मैं ख़ुद ले रहा हूँ। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये सूरत हाल जो है ये बेहतर हुई है, इसके असरात कोई आना शुरू हुए हैं, और आप ये जो बात कर रहे हैं कि महंगाई होती नहीं है, कराई जाती है, तो फिर ये महंगाई किसने कराई है? क्या हुकूमत तो नहीं चाहेगी कि महंगाई हो? देखिए, ये मैं आप बार बार कहता हूं अपने तजुर्बे से, जब भी किसी हुकूमत वक्त को गिराना हो, उसको परेशान करना हो, उसको अनपॉपुलर करना हो, गंदम और चीनी की कीमत बढ़ाई जाती है। बड़ा आसान काम है। यही चीनी कुछ दिन पहले 55 रुपए केजी बिक रहा था, यह बढ़ते बढ़ते 100 रुपए से ऊपर चला गया, हाहाकार मचा हुआ था। अब जिन्होंने पैसे बनाने थे, यानी 1 रुपया आप बढ़ाते हैं तो आप इमेजिन करें कि 5.5 बिलियन आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है 1 रुपया कीमत बढ़ने से। तो अगर 55 रुपए जहां बिक रहा था वहां से अगर 105 रुपए पे चला गया है, तो इमेजिन करें कि कितने लोगों ने पैसा बना लिया है इसमें। अब वहां जब पहुंचे हैं तब हुकूमत को होश आया है, उस वक्त नहीं होश आ रहा था। मैं चीख रहा था, आपके चैनल पे चीख रहे थे कि भाई आप देखो इसकी तरफ में, ये लोग बढ़ा रहे हैं चीज आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। आज वही देख रहे हैं कि जो जितने भी आप जुलूस जलसा देख रहे हैं उसमें यही महंगाई का जिक्र होता है, लेकिन उस वक्त हुकूमत को ख्याल नहीं था इसका, जब चीख रहा था। तो जब 100 रुपए पे चला गया, हुकूमत को ख्याल आया। अब जब प्राइम मिनिस्टर ने सख्ती शुरू की तो वो 100 से 85 पे आ गया या 80 पे आ गया। हम कह रहे हैं कि ये देखें 15 रुपए 20 रुपए पर केजी कम हो गया। यार हम कहां से मेजर कर रहे हैं? जहां चला गया था 100 रुपए, वहां से कम हो रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अब एक्शन लेना शुरू किया है। यही एक्शन वो पहले ले लेते ना, तो ये 55 से 100 पे नहीं जाता। ये टाइमिंग है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब आप ज़रा थोड़ा सा जी डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये फरमाइएगा कि ग्रोथ जो होती है वो ज़ाहिर है किसी भी मुल्क के लिए बड़ा अहम अंसर होता है, और इस वक्त पाकिस्तान की शरह नमू जो है वो मनफी है। इस बात की हुकूमत तवक्को कर रही है कि वो मुस्बत हो जाएगी।
आपको जो मईशत की टोटल सरगर्मी है उसको देखकर ये लगता है कि हम मुस्बत जोन में दाखिल हो जाएंगे? देखिए, इसके लिए थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की सूझबूझ होनी चाहिए। बार बार मैं एक लफ्ज कहता हूं, बेस इफेक्ट। हम नेगेटिव पे चले गए, नीचे की तरफ चले गए पिछले साल के मुकाबले में। इस साल जो हमने नंबर रिलीज किया था 0.4% नेगेटिव ग्रोथ था 2019-20 में, वो प्रिलिमिनरी नंबर था। जब ये रिलीज होगा रिवाइज नंबर मई जून में, तो आप देखेंगे कि ये ग्रोथ के नंबर हो सकता है कि 1 से 1.5% और नेगेटिव हो जाए। यानी कि ये नेगेटिव 0.4 नहीं होगा, ये हो सकता है कि नेगेटिव 1% हो जाए, नेगेटिव 1.5% हो जाए। हमारा बेस और नीचे चला जाएगा। तो इसकी वजह से आपका जो अगले साल जो मैं देख रहा हूं, तो ये ग्रोथ तकरीबन 2% तो आराम से हो जाएगा पॉजिटिव। 2 से 2.5 भी हो सकता है। ये बेस इफेक्ट की वजह से हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत नीचे चले गए। यहां से जब ऊपर आएंगे तो हम किससे मेजर करेंगे साल के मुकाबले में, और पिछले साल हम बहुत नीचे चले गए, तो थोड़ा सा भी ऊपर आएंगे तो हमारा ग्रोथ रेट बड़ा सा नजर आएगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस माली साल, जब ये माली साल खत्म होगा, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट शायद ये 2, सवा 2, 2.5 इस रेंज में रहेगी, पॉजिटिव ग्रोथ होगी। यस। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब ज़रा मैं आईएमएफ की भी आपसे ज़रा तफसील से बात करना चाह रहा था। पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि ये वज़ीर आज़म साहब को अब क्यों जाके एहसास हुआ है कि हम आईएमएफ के पास ताख़ीर से गए, हमें फ़ौरन चला जाना चाहिए था, हमारे मसाइल की नौइयत ऐसी थी और हमारे तकाज़े ऐसे थे कि हम अगर आईएमएफ के पास चले जाते तो शायद हमें इतनी कड़ी और मुश्किल शराइत का सामना जो है वो ना करना पड़ता। देखिए, मैं तकरीबन कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसमें मैं आता हूं, इंक्लूडिंग योर्स, जिसमें मैं ये बार बार कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को टीम दी है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, ये मेरे जो मैं कहता हूं, ये इसकी इंपीरिकल एविडेंस है। ये जब मैं कहता हूं कि इनकी माशी टीम प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड करती है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है, ये उसका इंपीरिकल एविडेंस है। मुझे यह मालूम है कि कैबिनेट में इनके 4-5 ऐसे वज़रा या एडवाइजर हैं जो डे 1 से उन्होंने कहना शुरू किया, प्राइम मिनिस्टर बस चले आईएमएफ में जाएं, जल्दी करें। एक शख्स इलेक्ट होकर आया है अवाम की वोट से, गरीब लम्हे उनके जहन में होता है गरीब, वो नहीं चाहते थे कि मैं इतना प्रेशर डालूं अपने अवाम पे। तो ये वही 4-5 वज़रा हैं जो डे 1 से कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के जहन में उन्होंने बैठा दिया और उनकी जबान से ये कहला दिया कि हमने बहुत देर कर दी, हमें बहुत जल्दी जाना चाहिए था। यह फैक्चुअली इनकरेक्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब, यह फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आपने हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ बात की है। आपने, मैं आपको हकीकत बताता हूं क्योंकि मैं उस वक्त मौजूद था, आपको भी पता है। आपकी हुकूमत, आपने चार्ज लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर, ओथ लिया 18 अगस्त को 2018। चंद कैबिनेट के वजीर ने भी उस दिन भी हलफ लिया। आपकी तो काबिना भी उस वक्त मुकम्मल नहीं थी, लेकिन आपने कितनी तेजी से सिर्फ 12 दिन के अंदर, सिर्फ 12 डेज में आपने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बना दी। सितंबर 1, 2018 में ये आपने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई और उस काउंसिल के आप सदारत करते थे। उस काउंसिल में कभी डिबेट नहीं हुआ कि हमें आईएमएफ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कभी डिबेट नहीं हुआ। 8 अक्टूबर को असद उमर साहब मीटिंग बुलाते हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर के, और
2 थे नॉन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर, जिसमें हफीज और शाहिद कारदार भी थे। 8 अक्टूबर को शाम के वक्त ये मीटिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती है और वहां पर मैंने भी प्रेजेंटेशन दी, गवर्नर स्टेट बैंक ने भी प्रेजेंटेशन दी। वहां पर ओवरवेलमिंग मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एंड दोनों नॉन मेंबर्स हफीज पाशा साहब और शाहिद कारदार साहब, इन सबों ने कहा प्राइम मिनिस्टर आप फौरन जाएं, आपने तो देर कर दी, फौरन जाएं IMF में, सवाए मेरे। मैंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर वी शुड लर्न टू लिव विदाउट IMF, लेकिन चूंकि मैं अकेला था सब लोगों ने दे दिया। कब दिया? 8 अक्टूबर को। कितने दिन हुए ये 1.5 महीने भी नहीं हुए थे। 18 अगस्त से लेकर 8 अक्टूबर 1.5 महीने भी नहीं बनते हैं। मैंडेट आपको मिल गया। उसी दिन शाम को असद उमर साहब ने वीडियो मैसेज के जरिए से ऐलान कर दिया कि हम IMF में जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं, बाली में एनुअल मीटिंग हो रही है वर्ल्ड बैंक IMF की, वहां मेरी मुलाकात IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर्स होगी और हमने रिक्वेस्ट करना है कि हम बेल आउट पैकेज दिया जाए, क्योंकि इस मीटिंग में ओवरवेलमिंग लोगों ने, हमारे मेंबर हजरात जो थे एक्सपर्ट, उन्होंने कहा कि हमें जाना चाहिए। नहीं डॉक्टर इशफाक साहब ये बात ठीक है, डॉक्टर साहब ये बात ठीक है, लेकिन ये फरमाइए उस वक्त IMF, डॉक्टर साहब उस वक्त IMF के पास ना जाते तो क्या करते? कंप्लीट करने देते, पहले कंप्लीट करें फिर क्या करना चाहता वो भी मैं बताता हूं। 8 अक्टूबर को हमने अनाउंस कर दिया कि हम जा रहे हैं। 11 अक्टूबर को, लेट मी गिव द डेट लाइन ताकि प्राइम मिनिस्टर को पता चले, 11 अक्टूबर को पाकिस्तानी डेलीगेशन की मुलाकात लेड बाय असद उमर, IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर उस वक्त की जो थी क्रिस्टीन लगार्ड से मुलाकात होती है बाली में, और वहां पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर देता है कि जी हमें आना। 11 अक्टूबर को 2 महीने भी अभी नहीं हुए हैं, 60 दिन भी नहीं हुए हैं हुकूमत के। और 7 नवंबर को IMF का एक डेलीगेशन पहुंच जाता है इस्लामाबाद में और उसके साथ निगोशिएशन शुरू हो जाती है। तो भाई आपने तो लेस देन 100 डेज के अंदर यू ऑलरेडी स्टार्टेड निगोशिएशन विद द IMF, तो देर किस चीज की की आपने, और कितनी जल्दी चले जाते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल है, सवाल ये है कि चीज बटर कितना होगा? $2 बिलियन की भी नहीं सारी ये इंपोर्ट्स होंगी। सर गाड़ी पे देख लेना, गाड़ी कितने हम इंपोर्ट करते हैं। एक साल अगर पाकिस्तान गाड़ी ना इंपोर्ट करता तो क्या पाकिस्तान तबाह हो चुका होता? $1 बिलियन का हम सेल फोन इंपोर्ट करते हैं। एक साल अगर ना इंपोर्ट करते तो क्या पाकिस्तान तबाह हो जाता है सेल फोन इंपोर्ट नहीं करके? यार 6 से 7 बिलियन डॉलर हम आराम से बचा सकते थे। देखिए प्राइम मिनिस्टर की जो, अगर कहते हैं ना कि मेरी ग्रेटेस्ट मिस्टेक थी IMF में जाना, मेरे नजदीक प्राइम मिनिस्टर की ग्रेटेस्ट मिस्टेक वो थी कि उन्होंने कभी अपने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को ये नहीं कहा कि देखो मैंने कौम से वादा किया है कि मैं IMF में नहीं जाऊंगा। आप लोग सर जोड़े और मुझे बताएं इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एक और बात भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि IMF चाहता है कि हम बिजली के निर्ख बढ़ाएं, हम उसकी राह में रुकावट हैं। अब IMF के साथ मामला जो है वो तातुल का शिकार है। पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि ये तातुल जल्द दूर हो। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर है वो ये कह रहे हैं, वो खाली बिजली के निर्ख नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गैस की कीमतें भी बढ़ाओ, और जाहिर है ये पाकिस्तान की सनत के लिए एक रॉ मटेरियल भी है और जाहिर है आम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं सूरत हाल को? देखिए, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि IMF में जल्दी जाना, अगर हम देर कर दी, हमें जल्दी चला जाना चाहिए था।
जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर ये भी बता दें कि हम 8-9 महीने से जो IMF से निकले हुए हैं, इसका क्या नुकसान हो रहा है। अगर इसका नुकसान होता तो ये इकोनॉमी कैसे रिवाइव कर रही होती, ये प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस कैसे बहाल हो रहा होता, ये जो प्रोडक्शन हमारे बढ़ रही है ये क्यों बढ़ रही है, ये IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की कि मेरी गलती थी मेरी हुकूमत की कि हमें बहुत जल्दी चला जाना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी बता दें कि 9-10 महीने से जो हम IMF से बाहर हैं, तो इससे क्या पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ है या और बेहतरी आई है पाकिस्तान के मईशत में। हमने जो पहले वाले सेगमेंट में आपसे बातें की कि हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहाल हो रही है। मैं ये देख रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कॉन्फिडेंस बहाल हो गया है, प्राइवेट सेक्टर डिसीजन ले रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, जब भी तो हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो ये क्यों हुआ है, IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है। तो क्या अगर ये IMF में जाना अगर जल्दी नहीं जाना हमारी कमजोरी थी या ग्रेटेस्ट मिस्टेक था, तो यह IMF से 9-10 महीने इसमें डॉक्टर साहब अब सवाल ये पैदा होता है कि IMF के साथ, डॉक्टर साहब IMF के साथ अब जा चुके हैं और अब तातुल का शिकार हैं, और जाहिर है मल्टीलैटरल बॉडीज़ जो हैं वो भी देखती हैं कि IMF के साथ मामलात आपके कैसे चल रहे हैं। अगर ये मामलात ठीक नहीं होते और शायद IMF भी खामोश है कि कोरोना वबा की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जब ये प्रेशर थोड़ा कम होता है तो फिर आप सूरत हाल कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि देयर आर 189 कंट्रीज who are the member of the IMF, और इतना ही वर्ल्ड बैंक के भी यही मेंबर हैं। तो क्या आप समझते हैं कि 189 कंट्रीज ये सब के सब IMF के प्रोग्राम में हैं, जबकि जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक उनको पैसा लेंड कर रहा होता है। कितने लोग हैं जो IMF के प्रोग्राम में हैं, कितने मुल्क हैं? 20-22 मुल्क होंगे। तो क्या बाकी मुल्कों को वर्ल्ड बैंक और ADB लेंडिंग नहीं करती है? ये पाकिस्तान के साथ ये क्यों है? मैं ये IMF से सवाल करना चाहता हूं और हुकूमत वक्त को बताना चाहता हूं। तो क्या दुनिया में 189 कंट्रीज हैं, क्या वो सब के सब IMF के साथ प्रोग्राम में होते हैं? नहीं, 20-22 मुल्क होते हैं हम जैसे निकम्मे। बाकी क्या है? तो क्या जो IMF के प्रोग्राम में नहीं है, क्या वर्ल्ड बैंक और ADB उनको लेंड नहीं कर रहा होता है? सबके साथ लेंडिंग हो रही होती है। ये कहना कि जी चूंकि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं जा रहा है हमने नहीं लेंड करना है, ये ज्यादती है, ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है मेरे नजदीक। पाकिस्तान को ये बताना चाहिए कि आप बताएं कि जो मुल्क IMF के प्रोग्राम में नहीं है, क्या आप उनको लेंडिंग नहीं करते हैं? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और चीज़ भी है और जाहिर है तवानाई का जी होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी टीम के अंदर, एक मिनट, टीम के अंदर गट्स होना चाहिए, ये बोले उनको। ठीक है। बात ये है कि मुज़ाकरात किसने की थी? IMF वाशिंगटन के मुज़ाकरात IMF पाकिस्तान के साथ हुई है, तो क्या पल मुज़ाकरात होंगे? अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक और सवाल है। सवाल ये है कि तवानाई का शोबा जो है, अब उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। ज़ाहिर है 2400 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है, IMF कह रहा है 1000 जेब से डालो या कीमत बढ़ाओ या जो भी करना है। फिर टैक्स की शरह बढ़ाने की भी अब वो बात कर रहे हैं। ये इसके असरात आप कैसे देख रहे हैं, और क्या ये हमारे लिए नागुज़ीर होगा कि हम ना सिर्फ ये कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाएं, बल्कि जो कि ऑलरेडी इस्तिताअत से बाहर हुई हुई हैं, और जो शरह टैक्स है उसको भी बढ़ाया जाए, जो हम एक प्रोग्राम के तहत नीचे ला रहे थे, उसका भी पता नहीं क्या हुआ है। देखें, क्या कीमत बढ़ाना ये रिफॉर्म्स हैं। हमारी जुबान नहीं थकती है ये कहते कहते कि हम IMF के रिफॉर्म प्रोग्राम में हैं। ये सारा कौन सा रिफॉर्म प्रोग्राम है? ये किसको रिफॉर्म्स कहते हैं? कीमतें बढ़ाना, बिजली की कीमत बढ़ाना, ये रिफॉर्म्स है? ये तो स्टेटस को मेंटेन करना है। करप्शन, बैड गवर्नेंस जो उन अदारों में हुए हैं उसकी सजा आप आवाम को दे रहे हैं कीमतें बढ़ाकर।
बजाय आप आवाम पे बोझ डालें, आप ये देखें कि मैं इस प्रोसेस को कैसे बेहतर करूं। IMF तो बहुत तजुर्बाकार है, दुनिया में बहुत सारे मुल्कों को एडवाइस करता रहता है, हमें बताए तो सही कि हम अपने एनर्जी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हल कैसे करें। कीमतें बढ़ा दो भाई, कीमतें बढ़ाना ये स्टेटस को आप मेंटेन कर रहे हैं, तो वेयर इज द रिफॉर्म। टैक्स रेट को बढ़ाना, ये सब हमें लेक्चर देते रहते हैं कि आप बेस को ब्रॉडन करें और रेट को कम करें, ये है रिफॉर्म्स। टैक्स रेट को बढ़ाना, यू आर इनकरेजिंग टैक्स इवेजन। आज मैं दे रहा हूं, कल को नहीं हो सकता कि मैं नहीं दूंगा टैक्स। तो सारी दुनिया में जो कहा जाता है कि भाई व्हाट इज टैक्स रिफॉर्म, यू ब्रॉड द बेस एंड यू रिड्यूस द टैक्स रेट। हमें कहा जाए कि टैक्स रेट को बढ़ाओ, उसी बेस के ऊपर में टैक्स रेट को बढ़ाओ, यार इवेजन होगा। दिस इज नो रिफॉर्म्स। अगर हमारी जबान जो थकती है कहते कहते कि हम IMF के रिफॉर्म प्रोग्राम में हैं, तो बाबा रिफॉर्म करो। टैक्स रेट को बढ़ाना इज नो रिफॉर्म्स, बिजली की कीमत बढ़ाना इट इज नो रिफॉर्म्स। दिस इज पार्ट ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है, और सवाल यह है कि अगले बरस पाकिस्तान को अदायगियों के सिलसिले का भी सामना है। क्या पाकिस्तान, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान की ज़रूरत है और क्या पाकिस्तान के पास वो वसाइल हैं या हमें फिर मज़ीद कर्जाजात की ज़रूरत है, और कैसे? देखिए, मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि जो हमने ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है अब तक, इससे पाकिस्तान की मईशत को जो नुकसान हुआ है, ये एक प्रीलूड है। ये एक डॉक्टर साहब, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मुझे जरा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। 23वें प्रोग्राम की तैयारी करें, 23वें प्रोग्राम की, 23rd IMF प्रोग्राम की तैयारी करें। ये रिजल्ट उसी तरफ हमें लेके जा रहा है। जो एक मरतबा चला जाता है IMF में, वो जख्मों से चूर होकर निकलता है, उसके अंदर अकेला खड़ा रहने की सलाहियत नहीं रहती है, वो फिर दोबारा जाएगा उसके पास में। इसके लिए थोड़ी सी पावर चाहिए। आप सर जोड़ के बैठे हैं कि क्या ऑल्टरनेटिव है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम को डॉक्टर साहब जोड़ो सर, कुछ ऑल्टरनेटिव दो। जी डॉक्टर साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें, मेरे पास आखिरी मिनट है, कि अगले बरस कर्जों का क्या सूरत हाल है, अदायगियों के तवाज़ुन की? देखिए, अगर हमने इसी तरीके से इंपोर्ट को फिर दोबारा शुरू हो गया है, इंपोर्ट हमारा ये $4 बिलियन से ऊपर का हमारा मंथली इंपोर्ट बिल हो गया है, और महीने में रख रहे हैं 48-50, हम दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं। जिस मोबाइल फोन का मैंने जिक्र किया, आप हैरान होंगे, पिछले साल इसी 5 महीने में हमने कोई $300 बिलियन के इंपोर्ट किए थे। इस साल मोर देन $700 मिलियन के हम टेलीफोन इंपोर्ट कर रहे हैं। यार, इस कौम की प्रायोरिटी को भी कोई नहीं है। हुकूमत को नजर नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। ये इस पैसे को, ये जो गेन हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ये खुदा ना करे कि ये इस साल सब गेन जाया हो जाएगा। इंपोर्ट की तरफ सब तवज्जो दें, कम एग्रेसिव बट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी, ये हमारा हल है। उस 8-10 आइटम पे नजर डालें जो बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो रहे हैं, उसको रोके अभी, और जितना गेन हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे किया है, ये सब खत्म हो जाएगा। करेक्ट। डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर इशफाक, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान की माशी सूरत के हाल के बारे में, क्या हालात और वाक़यात हैं, इससे जानने में मदद मिल सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।